नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट 24। आज इंडिया फास्ट 24 में खास मुलाकात में अनुपम शर्मा जी हमारे साथ हैं और अनुपम शर्मा जी ने वर्ष 2020 के एमपी पीएससी के जो रिजल्ट निकला है उसमें उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके और डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग के पद पर उनकी नियुक्ति की गई है। आज हम उनसे खास मुलाकात में उनके बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और उनकी जो आगे की जो प्लानिंग है उन सारी चीज़ों के बारे में उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले अनुपम जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस उपलब्धि के लिए कि आपने कम समय में ये उपलब्धि हासिल की है और निश्चित तौर पर हमारे भिंड जिले के लिए एक गौरव की बात। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पहले तो मुझे बधाई देने के लिए। और परीक्षाएं हैं, आप जब मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम देर सवेर आपको मिलना ही है। अच्छा अनुपम जी, एक बात बताइए, एक हमारा भिंड जो शहर है बहुत ही छोटा शहर है और मैं समझता हूँ कि आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। उस ग्रामीण परिवेश के साथ साथ छोटे से शहर में जो आपकी शिक्षा हुई है वो किस प्रकार से हुई? मेरी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय भिंड से हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है इंदौर से। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने पीएससी की परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। इसके पहले मेरा चयन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जिसे कहते हैं उस पर हुआ था, वो मैंने ज्वाइन न करने का फैसला किया। उसके बाद मेरा जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भी चयन हुआ, वो भी मैंने ज्वाइन न करने का फैसला किया। उसके बाद मैंने एमपीपीएससी 2019 और 2020 दोनों ही क्वालिफाई किए हुए हैं। 2019 का मुझे अभी इंटरव्यू देना है और 2020 में मुझे सफलता प्राप्त। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो केंद्रीय विद्यालय से स्टार्ट हुई? मैंने कक्षा 1 से लेकर 4 तक चौधरी सेंट्रल कॉन्वेंट स्कूल नाम का एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने 5 से लेकर 12 तक की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय नाम के स्कूल से प्राप्त की। केंद्रीय विद्यालय में ही जो शिक्षा आपने हासिल की उसके पीछे क्या मंतव्य था आपके माता पिता का और आपका कुछ सोच रहा है? क्योंकि मेरे पिता एक्स आर्मी है, केंद्रीय विद्यालय में एक्स आर्मी वालों का एक रिजर्वेशन रहता है, तो इसलिए मुझे वहाँ सीट अलॉट हुई थी। उसके बाद मैंने वहाँ शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय बहुत अफोर्डेबल होते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं, इसलिए मैंने वहाँ एडमिशन लिया। 12th क्लास पास करने के बाद फिर आपके मन में क्या आया कि हमें अब भविष्य में किस ओर जाना चाहिए? क्योंकि आपने ही बताया मुझे कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो निश्चित तौर पे एक इंजीनियरिंग जो दिशा है वो अलग है, टेक्निकल है। फिर इस ओर आपका कैसे मन हुआ? इंजीनियरिंग 12वीं के बाद रहता है, 2 ही स्ट्रीम्स बच्चे जानते हैं। सर मैं भी 2 ही स्ट्रीम्स जानता था, या तो मेडिकल साइंस की ओर जाना होता है या इंजीनियरिंग की ओर। क्योंकि मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा था 11वीं 12वीं में, तो एक नेचुरल चॉइस मेरे लिए इंजीनियरिंग था। इंजीनियरिंग के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कैरियर ऑप्शन क्या क्या आपके पास रहते हैं। तो क्योंकि मेरे इंजीनियरिंग के दौरान भी बहुत अच्छी जॉब लगी हुई थी, IOCL में मुझे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जॉब ऑफर हुआ था, जो कि गेट परीक्षा के द्वारा हुआ था, तो वो भी मेरे पास एक चांस था, पर मैंने वो ज्वाइन न करने का फैसला किया। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का रुख इसलिए किया क्योंकि उसका पब्लिक पर इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम जनता में कुछ चेंज ला सकते हैं। आप देखते होंगे ग्रामीण स्तर पर कोई भी अधिकारी अगर अच्छा कार्य करना चाहे, या फिर एक शहर के स्तर पर कोई भी अधिकारी अच्छा कार्य करना चाहे, तो वह आपने इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आपने जो मन बनाया उसकी तैयारी आपने किस प्रकार से? और मैंने अपनी सारी तैयारी अपने घर पर ही की है, क्योंकि मैं आजकल ऑनलाइन सारी किताबों के बारे में जानकारी टॉपर्स के वीडियोस मिल जाते हैं, तो आप उन सबको देखकर किताबों की एक सूची बना सकते हैं। उन किताबों का स्वयं अध्ययन करिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है तो कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप स्वयं पढ़कर कर सकते हैं, एक 8 से 10 घंटे का शेड्यूल बनाइए दिन में। आप अगर इतना पढ़ सकते हैं खुद से तो सिलेबस कंप्लीट करिए। आपने 4 वर्ष का समय एक टेक्निकल लाइन के लिए आपने खर्च किया और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक अपने अलग सब्जेक्ट को आपने चयन किया, तो कहीं आपको ऐसा लगा कि हमसे कोई गलती हुई? एक बार अगर आप निर्णय ले लेते हैं, निर्णय लेने में समय लीजिए, लेकिन एक बार अगर आप निर्णय ले लेते हैं तो दृढ़ निश्चय होगा उस निर्णय को आपको फॉलो करना। ये मेरा जीवन का शुरू से ही मंत्र है। आपको निर्णय लेने में पूरा समय लेना है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 2 महीना 4 महीना आप लीजिए। उसके बाद जब आप निर्णय ले लें कि आपको ये करना है, फिर आप दृढ़ निश्चय होकर कितना भी समय लगे कुछ लगे आपको सफलता प्राप्त करने के बाद ही होगा। इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? क्योंकि एमपीपीएससी परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए जगह नहीं होती है, जहाँ 6 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, जो कि क्रमशः हिस्ट्री, दूसरा पेपर पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के विषयों का होता है। पहले पेपर में ज्योग्राफी भी आता है, तीसरे पेपर में साइंस के विषय रहते हैं,
चौथा पेपर एथिक्स का होता है, पांचवा पेपर हिंदी का होता है, मतलब इसमें हिंदी ग्रामर और हिंदी भाषा चेक करी जाती है। छठे पेपर में आपको हिंदी में ही निबंध लिखना होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी का यहाँ 300 नंबर का वेटेज रहता है, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। और यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह मैंने, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा के भी मेंस लिखे हुए हैं 3, वहां पर ऑप्शनल मेरे को लेना पड़ता था। वहां मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो मेरा स्नातक का विषय था, वही मेरा ऑप्शनल। आप ये बताइए कि आपके परिवार में एक भाई है और माता पिता है, तो पिताजी आपने जैसे बताया कि वो एक्स आर्मी में है, तो निश्चित तौर पे उनको कैसा लगता है, बच्चे के सिलेक्शन पे कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया लगता है। सभी माता पिता आपके मतलब जो जेन्युइन वेल विशर्स होते हैं इस दुनिया में, आपकी सफलता पर आपसे ज्यादा खुशी सिर्फ आपके माता पिता को ही होती है। हमें सबको ये बात याद रखनी चाहिए, उनको तो स्वतः ही खुशी होनी थी, और एक भरोसा भी चाहिए रहता है। जैसे मेरी मम्मी को मुझ पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा, कभी भी मैंने उनके मन में वो डाउट देखा ही नहीं कि उन्हें लगे कि इसका सिलेक्शन नहीं है। तो जब आप खड़े उतरते हैं उस भरोसे पर, तो खुशी होती है। 2020 की जब आपने परीक्षा दी एमपीपीएससी की, तो उसमें प्री होती है, उसके बाद आपका मेंस हुआ, फिर आपका वाइवा हुआ, तो प्री के बारे में बताइए, क्या क्या आपको लगा प्री जब आपने 2020 की परीक्षा दी, तो कैसा आपको जब परीक्षा लेके आए तो क्या महसूस किया आपने? मैं परीक्षा पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगा। किसी भी इस परीक्षा में प्री का महत्व सिर्फ इतना है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए किसी भी परीक्षा में 100 पद आते हैं, तो उससे 20 गुना लोग लिए जाएंगे, प्री पास किए जाएंगे, तो वो 2000 सीरियस कैंडिडेट्स को ढूंढेंगे जिनका मेंस का कॉपी उनको चेक करना है। तो प्री सिर्फ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को हटाने के लिए होगा। उसके बाद मेंस आपकी मेन परीक्षा है, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। प्री के मार्क्स सिलेक्शन में कभी जुड़ते नहीं, तो आपकी लेखन शैली चेक होती है बेसिकली। तो आपको मेंस बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। 1400 अंकों का मेंस होता है और 175 अंकों का इंटरव्यू, जिसको आपने वाइवा कहा, जिसको साक्षात्कार कहते हैं, वो होगा मेंस के रिजल्ट के बाद। तो जैसे कि 20 गुना स्टूडेंट प्री से लिए गए थे, ऐसे ही 3 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे मेंस से। तो 3 में से 1 का चयन होता है फाइनली मेंस के बाद। और इंटरव्यू के 175 और मेंस के 1400, ये मिला के 1575 बनते हैं। इसके आधार पर, मेरिट के आधार पर फिर चयन सूची जारी होती है। आप ये बताइए कि आपका जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपको संचालक के पद पर जिला शिक्षा अधिकारी जो आपका चयन हुआ, तो इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, ये मेरी तीसरी चॉइस थी, तो स्वतः ही संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने इसके ऊपर 2 चॉइसेस भरी थी, डिप्यूटी कलेक्टर और डिप्यूटी एसपी। तो मेरा पहला चॉइस तो डिप्टी कलेक्टर ही रहेगा, और क्योंकि मेरा 2019 का इंटरव्यू है और 2021 का मेंस भी है, तो मैं चाहूंगा कि ये 2 परीक्षाओं के थ्रू, 19 के ही थ्रू मैं तो चाहूंगा कि मुझे डिप्यूटी कलेक्टर का पद प्राप्त हो जाए, तो मेरी इस परीक्षा से मुझे शांति प्राप्त होगी। नहीं, हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, और निश्चित तौर पे आपको हम कहेंगे कि ईश्वर आपको जो चाहते हैं आप कि आप डिप्टी कलेक्टर बने, तो निश्चित तौर पे आपको उसमें सफलता भी मिले। इन सारी बातों को लेकर एक बात और आती है कि हमारे जिले के जो युवा है, कहीं ना कहीं उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनकी कमी महसूस रहती है। शिक्षकों जो अच्छी शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनको यहाँ शिक्षा नहीं मिल पाती। वो बच्चे, वो छात्र, वो युवा, वो क्या करें? मैं ये बात 10 साल पहले तक सही मान सकता था, आज ये बात सही नहीं है। आज इंटरनेट के माध्यम से आराम से आप पढ़ सकते हैं। 100 तरीके के वीडियोस, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको देखने चाहिए और पढ़ने चाहिए। अगर किसी के अंदर इच्छा है पढ़ने की, तो मुझे नहीं लगता आजकल रिसोर्सेज की कमी है। एक जमाना था जब लोगों के पास गाइडेंस नहीं था, लोग भटकते थे कि कोई सिलेक्टेड व्यक्ति मिल जाए, उससे पूछ में क्या किया उसने, कैसे उसका सिलेक्शन हुआ। आजकल तो आप 100 तरीके के टॉपर्स की वीडियो देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उन्होंने कितने वर्ष का संघर्ष किया, क्या किताबें पढ़ी, कितना दिन में कितना पढ़ा, सारी चीज जानकारी आजकल तो अवेलेबल है। आपने अपने इस वार्तालाप में 2-3 बार कहा कि हम इंटरनेट के माध्यम से शिक्षकों का चयन कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम जो है उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। क्या आपने कभी फिजिकली तौर पे आपने किसी कोचिंग या किसी ऐसे शिक्षक से आपने कोई मार्गदर्शन किया है? मैंने सारी तैयारी के दौरान किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई भी मार्गदर्शन नहीं लिया। हाँ, ये जरूर है, मैंने एक टेस्ट सीरीज लिखा हुआ था मेंस का, निर्माण IAS ग्वालियर के अंदर जी। उसके अलावा मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कभी नहीं अप्रोच नहीं किया। तो हम ये मान के चले कि जो हमारे जिले के युवक हैं और जो MPPSC की या UPSC की या इससे संबंधित जुड़ी हुई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिस्सा लेना चाहते हैं,
वो लोग जो है इंटरनेट के माध्यम से और जो उनकी कोचिंग्स हैं, जो अपने देश की जो नामी ग्रामी कोचिंग्स हैं, उनको सब्सक्राइब करके उनसे पढ़ने के बाद क्या वो सफलता अर्जित कर सकते हैं? क्या है आपका इसके बारे में कहना? मेरा मानना है कि सफलता सिर्फ किताबों से अर्जित कर पाए। आपको कोई बता सकता है कि आपको ये पढ़ना आपको पड़ेगा, अंततः किताबें ही पढ़नी पड़ेगी। जो वो वीडियो में भी व्यक्ति बताएगा वो आपको किसी किताब का ही नाम बताएगा, नहीं बैठ के आपको ये किताब पढ़नी है। पढ़ना आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो लेक्चर्स देके सिलेक्ट करें, अंततः आपको किताबें खरीद के लानी पड़ेंगी। वो किताबें आपको स्वयं पढ़नी पड़ेंगी। दिन में 8 से 10 घंटे का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा साल 2-3 साल के लिए, तब सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही देखते रहेंगे। जब रहे आया आपका तो आपने क्या महसूस किया? सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? क्योंकि मैं मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, मेरा मोबाइल उस समय फ्लाइट मोड पर था। मैंने जैसे ही अपना मोबाइल फ्लाइट मोड से ऑन किया तो मेरे मोबाइल में अक्सर किसी के फोन नहीं आते, तो मैंने देखा उस दिन 50-55 मिस कॉल पड़े हुए हैं मोबाइल में। तो मुझे लगा कुछ तो रिजल्ट वगैरह आ गया। उतने में ही एक व्यक्ति का फोन आया जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपका चयन हो गया। उसके बाद मैंने अपने भाई को पहला फोन लगाया, क्योंकि मेरे भाई का मेरी सफलता में बहुत बड़ा हाथ है। वो मेरे साथ ही संघर्ष को साथ साथ करते रहे, तो मैंने उनको पहला फोन लगाया, उनको बताया, बहुत खुशी हुई। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि जब इन सारी प्रक्रियाएं जो प्रशासनिक और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी प्रक्रिया है पूरी नियुक्ति के संबंध में होने के उपरांत जब आप पदस्थापना आपकी होगी, तो आप क्या सोचते हैं कि आप जब उस विभाग में जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आप जाएंगे, तो कुछ क्या नया करने की आपके मन में रखेंगे? हाँ, शिक्षा क्योंकि मतलब मुझे भी काफी प्रिय विभाग लगता है। मुझे स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीजें ऐसी लगती हैं जो देश में हर बच्चे को समान तौर पर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति का बच्चा है तो उसको बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिले, कोई गरीब के बच्चे को ना मिले, तो फिर वो कंपटीशन फेयर नहीं बचेगा। अगर हमें इस देश में कंपटीशन को फेयर करना है तो सबको एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना है, और वही मेरी इच्छा रहेगी कि मैं शिक्षा की गुणवत्ता इंश्योर करूँ, इंस्पेक्शन करूँ स्कूल्स का, देखूँ वहाँ क्या कमियां हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो डिजिटलाइजेशन है। हर स्कूल में कंप्यूटर होना चाहिए, प्रोजेक्टर स्क्रीन होना चाहिए, टीचर्स को उसमें ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि उनको प्रोजेक्टर स्क्रीन को कैसे ऑपरेट करना है, और छात्रों को उसके माध्यम से बताएं कि कंप्यूटर आप मोबाइल का अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं, घर पर उस पर सिर्फ यूट्यूब पर रील्स नहीं देखनी, आप उसका अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए अभी बता दूं, अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस पे प्रयोग किया जा रहा है कि हाँ, जो प्राथमिक शिक्षकों से लेके हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए उन्होंने टैबलेट्स अवेलेबल कराए। उनकी भी मंशा यही है कि जो आधुनिक शिक्षा है, जो उच्चतम शिक्षा है, एक गांव के विद्यालय में भी वो उच्चतम शिक्षा उन तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने एक टैबलेट को प्रोवाइड कराया है और उसका धनराशि भी सरकार के द्वारा दी गई है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? बहुत ही अच्छी बात है, सरकार अपनी तरफ से इस चीज को पुश कर रही है तो बहुत ही अच्छा है। वरना सरकार से सिविल सोसाइटी की भी मदद ले सकती है। इससे मेरा अर्थ है हर गांव में, हर 4 गांव में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके पास अच्छा खासा पैसा रहता है। आप उसको बोल सकते हैं कि आप एक कंप्यूटर दान करिए, आपके नाम पर, आपके दादाजी के नाम पर हम एक कक्ष का नाम रखेंगे। ऐसा तमिलनाडु में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। सोसाइटी के लोग आगे आते हैं, उससे हम समाज की हेल्प लेके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। समाज में गाँव के अंदर ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो 2 महीने की छुट्टी पर आते हैं। मान लीजिए कोई इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, वो 1 महीने की छुट्टी पर आता है, उसकी मदद से हम मदद कर सकते हैं 11वीं 12वीं के बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने में, वो इससे हेल्प ले सकते हैं। तो समाज का बहुत बड़ा रोल रहता है स्कूल को एक चलाने में। सिर्फ हम उसमें टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स इसको न देखें, हम उसको एक सामाजिक क्रिया के तौर पर देखें। अगर हम सोसाइटी से हेल्प ले सकते हैं टीचर्स के अलावा तो लेनी चाहिए, और वो मदद भी करेंगे। आपने अपनी शिक्षा के दौरान ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा या महसूस किया होगा कि जो प्राइवेटीकरण है, शिक्षा का जो निजीकरण है, और एक तरफ जो है सरकारी विद्यालय है और एक तरफ जो है निजी विद्यालय, उन दोनों विद्यालयों में आप क्या समझते हैं, क्या है? मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन नेशनल लेवल तक फेस किए, और इसलिए मेरा हमेशा मानना है जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल सही तरीके से चलाए नहीं जाते, फंड्स उतने ही अवेलेबल हैं। अगर उनको चलाया सही तरीके से जाए, आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी प्राइवेट स्कूल भी उससे कॉम्पीट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे से संस्था को चलाते हैं, शिक्षक अवेलेबल रहते हैं, आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, आपको कोई ट्यूशन किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। ये सेम मॉडल अगर हम अपने उत्कृष्ट विद्यालयों पर लागू कर दें, या जिले में कहीं 20 सीएम राइट स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, अगर 20-25 भी ऐसे विद्यालय बना देंगे जहाँ पर एक छात्र को बाहर की मदद की जरूरत न पड़ती हुए स्कूल में ही सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षा के लिए आप क्या मानते हैं कि वातावरण का भी अच्छा रहना जरूरी है? बिल्कुल,
बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ही मतलब जिनको कोई माहौल नहीं मिला, जिसको हम कहते हैं कि घर पर अच्छा माहौल होना चाहिए, वो सब नहीं मिला, फिर भी लोग सफल होते हैं। तो उसमें खुद की दृढ़ निश्चय का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर व्यक्ति का खुद का सफल होने के लिए दृढ़ निश्चय है तो आप पाएंगे कि बहुत खराब बैकग्राउंड से आए हुए लोग भी बहुत ऊपर जाते हैं। अनुपम जी, आपसे हमने आज बात की और ये जानने की कोशिश की कि MPPSC के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं और आगामी परीक्षाएं नियमित सरकार कराती है और कुछ विद्यार्थी हैं जो उस तैयारी करने के उपरांत परीक्षा देंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना है? हाँ, उनके लिए यही संदेश है कि सही पुस्तकों का चयन करें और बैठकर 8 से 10 घंटे दिन में पढ़ाई करें और अपना सारा एनर्जी अपनी पढ़ाई पर लगाएं, इधर उधर की बातों पर फोकस ना करें। दिन में 1 घंटे हो सके तो माँ बाप से बात करें या बाहर किसी से बात करें, टहलें, अपने आप को एकदम से कमरे में बंद ना करें। क्योंकि जब आप असफल भी होंगे जर्नी में, हर किसी के साथ असफलताएं आती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके साथ कोई नहीं, आपके साथ कुछ लोग खड़े रहने चाहिए जो आपको सांत्वना दें, आपको अच्छा महसूस करें, तभी आप खड़े होकर फिर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो पाए। आपने बताया कि सबसे पहली नियुक्ति आपकी रेंजर के पद पे हुई और आपने ये भी बताया कि वो रेंजर के पद पे जो नियुक्ति हुई थी आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके पीछे क्या था? क्योंकि वो मेरा कॉलेज का आखिरी वर्ष था और मुझे जल्दी जल्दी सफलताएं मिल रही थी उस समय, और मुझे लगा कि मुझे और तैयारी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और मैं अच्छा कर सकता हूँ। और जब आपका इंटरव्यू में आप गए उस समय आप के जो इंटरव्यू की जो टीम बैठी हुई, उस टीम ने जो क्वेश्चन की, उन क्वेश्चन में आपको कैसा महसूस हुआ? किस प्रकार के प्रश्न उन्होंने पूछे और किस प्रकार की आपकी बॉडी लैंग्वेज में रही? ये मेरा इंटरव्यू 28 अप्रैल 2023 को हुआ था। चंद्रशेखर गायकवाड़ सर का बोर्ड था वो जी, तो बोर्ड में 4 मेंबर्स थे जी। तो मेरे जाते ही उन्होंने सबसे पहले तो मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैंने उसको थैंक्स बोल के स्वीकार किया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। फिर यूजुअल क्वेश्चंस थे उन्होंने, क्योंकि उस समय 2 मुद्दे काफी गरमाए हुए थे। एक तो राहुल गांधी जी की सदस्यता संसद से समाप्त हुई थी, तो पहला प्रश्न मुझसे उसी बारे में पूछा गया था कि हमारे संविधान में वो प्रावधान क्या है जिसके तहत एक MP की सदस्यता जाती है, उससे रिलेटेड आपको जजमेंट्स बताने। तो वो मैंने अच्छी तरह से बताया था क्योंकि मैं उसको पढ़ के गया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे G20 के बारे में प्रश्न किए थे। अतीक अहमद का उसमें समय एनकाउंटर हुआ था, तो उसके बारे में भी उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे। तो आप एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं। तो आपने क्या जवाब दिया? राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई तो उसके बारे में उसमें संविधान का आपको एक आर्टिकल कोट करना पड़ेगा 107(1)E। उसमें ये मेंशन्ड है कि एक MP MLA की सदस्यता समाप्त कैसे होती है। उसके बाद मैंने उसमें लिली थॉमस नाम का एक जजमेंट है 2013 का सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि अगर एक लोअर कोर्ट में जजमेंट आता है जिसमें कन्विक्ट किया जाता है 2 साल या 2 साल से ज्यादा किसी MP को, तो उसकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी। उसके पहले MPs को मौका मिलता था अपील करने का हाई कोर्ट में, तब तक उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। इस केस में जो पहली सदस्यता समाप्त हुई थी वो लालू यादव जी की समाप्त हुई, क्योंकि वो कॉन्विक्टेड थे पहले से 4 घोटालों में, और उसी ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी जी ने ही फाड़ा था। तो काफी फेमस भी हुआ था कि जिस ऑर्डिनेंस को उन्होंने फाड़ा तो वो उन्हीं के बाद में उसी से फिर वो डिस्क्वालीफाई हुए। और दूसरा प्रश्न जो मुझसे G20 के बारे में पूछा गया था, उसमें उन्होंने ये पूछा था कि क्या ये बेफिजूल खर्ची होती है इतने महंगे गेस्ट को होस्ट करना, देश में से अच्छा कोई योजनाएं चला रही है। तो आपको थोड़ी बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखा कि विदेश नीति इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए और आपको विदेशियों को होस्ट भी करना पड़ेगा और उसमें ग्लोबल एजेंडा को शेयर करना, जिससे वो संतुष्ट थे। ऐसा कोई प्रश्न जो आपने उसका जवाब नहीं दे पाया? हाँ, मुझे ऐसे इंटरव्यू में करीब 8-10 प्रश्न थे। मेरा इंटरव्यू काफी लंबा चला था, 40 मिनट के आसपास जी। तो उसमें कई प्रश्न ऐसे थे जिनका जवाब मैंने नहीं दिया। आप सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर दें। वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जिस प्रश्न का उत्तर दें उसका सही उत्तर दें, क्योंकि वो ब्लफ करते हैं जो लोग उनको पसंद नहीं करते। आपको जो पता हो वो बोलिए, नहीं पता हो सॉरी बोल दीजिए। वो जानते हैं कि आप इंटरनेट नहीं होंगे, आपको बात नहीं पता है, आप सॉरी। जैसे उन्होंने मुझे सड़क पर जो लैंडमार्क्स होते हैं उनके बारे में पूछा था कि ग्रीन कलर के जो माइलस्टोन्स होते हैं कि ब्लैक और व्हाइट कलर का माइलस्टोन है, तो उसका मतलब नेशनल हाईवे पर जैसे ब्लैक और ब्लू कलर का, ब्लैक और येलो कलर का माइलस्टोन लगता है। हाँ, मुझे नहीं पता था ग्रीन माइलस्टोन कहाँ लगते हैं, ये सब उन्होंने पूछे थे। ऐसे करीब 6-7 प्रश्न थे। कोई MP की एक योजना भी उन्होंने पूछी थी, तो वो भी शायद उन्होंने उदिता योजना करके कोई थी, मुझे वो नहीं पता था वो किससे रिलेटेड है। और उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था भारत में कितनी नदियां हैं जिनकी परिक्रमा लगाई जाती है, तो मुझे नहीं पता था। सिर्फ नर्मदा अकेली नदी है जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है, बाकी सारी नदियों की यात्राएं होती है, नर्मदा की परिक्रमा होती है। तो मुझे ऐसे कई प्रश्न होते हैं जिनका आप नहीं जानिए, बस आप आराम से सॉरी बोलेंगे, तो वो भी आपको ज्यादा जज नहीं करते हैं।
लेकिन बस किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर नहीं, वो खराब लगता है कि आपको नहीं आता है फिर भी आप गलत बोलने का प्रयास करें।